दोस्तों, भारत ने जयशंकर को गल्फ के दौरे पर भेज दिया है और टाइमिंग देखिए, मिडिल ईस्ट में अभी सब कुछ तेजी से बदल रहा है और ठीक इसी बीच भारत ने अपने विदेश मंत्री को मैदान में उतार दिया। अब सवाल है, भारत क्या करने जा रहा है? सिर्फ रिश्ते मजबूत करने हैं या इसके पीछे कोई बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज भी है? इसको समझेंगे। लेकिन एक और बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। भारत अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट के लिए मैदान में उतरने वाला है और इस बार भारत वो गलती नहीं करना चाहता जो जर्मनी को भारी पड़ी। इसलिए तैयारी अभी से शुरू होगी। किस देश से बात करनी है, कहां समर्थन जुटाना है और वोटिंग से पहले अपना नंबर कैसे मजबूत करना है, भारत इस पर काम शुरू करने जा रहा है। उधर अमेरिका में भी गजब का घटनाक्रम हुआ है। ट्रंप प्रशासन अडानी ग्रुप के बचाव में सामने आया है और उल्टा कुछ लोगों पर आरोप लगा दिए हैं। आखिर ट्रंप प्रशासन ने क्या कहा, किस पर उंगली उठाई और पूरा मामला है क्या, सब बताएंगे। लेकिन तुर्की वाली खबर भी कम मजेदार नहीं है। तुर्की की करेंसी लीरा का हाल ऐसा हो गया है कि उसके सामने अब भारतीय रुपया ज्यादा आकर्षक नजर आने लगा है। जी हाँ, वही भारतीय रुपया जिसकी गिरावट पर अपने यहाँ आए दिन बहस होती रहती है। आखिर लीरा के साथ हुआ क्या है और भारतीय रुपये का इसमें क्या कनेक्शन है? खबरें काफी हैं, तो चलिए सीधे पहली अपडेट पर आते हैं। उससे पहले मेरे सारे दोस्त लाइक और सब्सक्राइब के बटन दबा दो। सबसे पहले जयशंकर के इस दौरे को समझते हैं, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा विदेशी दौरा नहीं है। एक तरफ मिडिल ईस्ट के 4 देश, फिर अमेरिका और उसके बाद यूरोप, यानी एक ही दौरे में भारत कई अलग अलग मोर्चों पर काम करने जा रहा है। जयशंकर सबसे पहले गल्फ की तरफ बढ़ चुके हैं। कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत, इन चारों देशों में उनकी मुलाकातें होनी हैं। अब यहाँ कतर और ओमान पर खास ध्यान दीजिए। कतर इस समय अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं ओमान का अपना अलग महत्व है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चाहता है कि ओमान उसके साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों से टोल वसूलने वाले सिस्टम का हिस्सा बने। ऐसे माहौल में भारत के विदेश मंत्री का इन दोनों देशों तक पहुंचना अपने आप में अहम है। और ध्यान रखिए, ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद जयशंकर पहली बार गल्फ के इन देशों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन गल्फ का दौरा खत्म होते ही यात्रा खत्म नहीं होगी। वहां से जयशंकर सीधे न्यूयॉर्क जाएंगे और वहां भारत का एक अलग मिशन शुरू होगा। भारत ने 2028 से 29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नॉन परमानेंट सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है और अब इसके लिए समर्थन जुटाने का काम शुरू होने जा रहा है। अब कैंपेन सुनकर ऐसा मत सोचिएगा कि कोई मंच लगेगा और भाषण दिया जाएगा। यहाँ काम बंद कमरों में होता है। जयशंकर अलग अलग देशों के राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रतिनिधियों से मिलेंगे, भारत के लिए समर्थन मांगेंगे और कोशिश होगी कि चुनाव आने से काफी पहले जरूरी वोट अपने पक्ष में किए जाएं, क्योंकि सुरक्षा परिषद की नॉन परमानेंट सीट ऐसे ही नहीं मिल जाती। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश वोट करते हैं और जीतने के लिए 2/3 समर्थन चाहिए होता है। यहीं पर तैयारी काम आती है। कई बार एक ही क्षेत्र से एक से ज्यादा देश मैदान में उतर जाते हैं और फिर एक एक वोट के लिए महीनों तक कूटनीति चलती है। जर्मनी के साथ हाल ही में क्या हुआ, वह इसका ताजा उदाहरण है। कम वोट मिलने की वजह से जर्मनी 2027 से 28 के कार्यकाल के लिए सीट हासिल नहीं कर सका। भारत शायद इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। 2028 से 29 के लिए चुनाव अगले साल मई या जून के आसपास होने की उम्मीद है, लेकिन नई दिल्ली ने करीब 1 साल पहले ही काम शुरू कर दिया है। भारत इससे पहले 8 बार सुरक्षा परिषद का नॉन परमानेंट सदस्य रह चुका है, यानी कुल मिलाकर 16 साल तक इस जिम्मेदारी को संभाल चुका है। पिछली बार भारत का कार्यकाल 2021 से 2022 के बीच था, जिसका बड़ा हिस्सा कोविड के दौर में निकला। अब न्यूयॉर्क दौरे के बीच एक और चीज पर नजर रहेगी। क्या जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात होगी? फिलहाल ऐसी किसी बैठक की आधिकारिक जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जयशंकर का दौरा न्यूयॉर्क पर भी खत्म नहीं होगा। इसके बाद अगला पड़ाव बेल्जियम है। वहां इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की तीसरी बैठक होनी है और इस बैठक में भारत की तरफ से सिर्फ विदेश मंत्री नहीं होंगे। जयशंकर के साथ पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे, यानी विदेश नीति, व्यापार, टेक्नोलॉजी, तीनों मोर्चों पर एक साथ बातचीत होगी। कुल मिलाकर जयशंकर का यह पूरा दौरा 6 देशों को कवर करेगा और अगर इसके पूरे रूट को देखें तो भारत एक ही यात्रा में गल्फ, संयुक्त राष्ट्र और यूरोप तीनों जगह अपनी अलग अलग प्राथमिकताओं पर काम कर रहा है। अब अमेरिका से अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है और इस बार मामला किसी बयान या राजनीतिक समर्थन का नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी फेडरल कोर्ट के सामने जाकर कहा है कि बाइडेन के समय अडानी ग्रुप के खिलाफ जो क्रिमिनल केस खड़ा किया गया था वह कानूनी तौर पर शुरू से ही बेहद कमजोर था। इतना ही नहीं, अमेरिकी न्याय विभाग ने कोर्ट में यहाँ तक कहा है कि इस केस में मुकदमा जीतने की संभावना बेहद कम थी और पूरा मामला एक तरह से नेम एंड शेम वाली कार्रवाई जैसा दिखाई देता है।
यानी पहले किसी बड़े व्यक्ति या कंपनी पर गंभीर आरोप लगाकर उसकी छवि खराब कर दो और बाद में केस साबित होता है या नहीं वह अलग बात है। अब ट्रंप प्रशासन के इस रुख के बाद बाइडेन के समय हुई कार्रवाई पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ आप सोच सकते हैं कि जब ट्रंप प्रशासन पहले ही चार्जेस वापस लेने का फैसला कर चुका था तो अब कोर्ट में 10 पन्नों की सफाई क्यों देनी पड़ी? इसकी वजह अमेरिकी कानूनी प्रक्रिया है। सरकार के कह देने भर से किसी क्रिमिनल केस का चैप्टर बंद नहीं हो जाता, आखिरी फैसला कोर्ट का होता है। और पिछले हफ्ते जज ने न्याय विभाग से सीधा सवाल किया था, अडानी ग्रुप के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाए गए थे तो अब उन्हें वापस लेने की असली वजह क्या है? जज ने साफ कर दिया था कि उन्हें 1-2 लाइन का जवाब नहीं चाहिए। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में करीब 10 पन्नों की विस्तृत फाइलिंग जमा की। सरकार का तर्क है कि जिस कथित घटना को लेकर मामला बनाया गया वह भारत से जुड़ी थी, कंपनियां भारतीय थीं, जिन अधिकारियों का जिक्र था वे भी भारत से जुड़े थे और इस पूरे मामले का अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं बनता था। ऊपर से केस को सफलतापूर्वक साबित कर पाना भी बेहद मुश्किल माना गया। सीधी बात यह है, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ऐसे केस पर समय और संसाधन लगाकर उसे आगे खींचने का कोई ठोस कानूनी या व्यावहारिक आधार नहीं था। इसलिए अब अमेरिकी सरकार खुद अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए इन क्रिमिनल चार्जेस को खत्म कराने के पक्ष में खड़ी है। अडानी ग्रुप के लिए यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। चार्जेस खत्म करने पर अंतिम मुहर अमेरिकी कोर्ट को लगानी है और अब नजर इसी बात पर रहेगी कि जज ट्रंप प्रशासन की इस 10 पन्नों की दलील को स्वीकार करते हैं या नहीं। उधर भारत अब एक साथ 3 बड़े देशों के साथ व्यापार की रुकावटें हटाने की तैयारी में है और सरकार ने इसके लिए 6 महीने की टाइमलाइन भी रख दी है। पीयूष गोयल ने बताया है कि कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील के साथ चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अब तेज कर दी गई है और कोशिश है कि अगले 6 महीनों के अंदर तीनों देशों के साथ बातचीत पूरी कर ली जाए। इसमें सबसे पहले हलचल कनाडा वाले मोर्चे पर दिखाई दे रही है। 6 जुलाई को भारत की एक ट्रेड टीम कनाडा पहुंची, जहां दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत हुई। यानी राजनीतिक रिश्तों में चाहे जितने उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन व्यापार के मामले में भारत और कनाडा अब तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मेक्सिको और ब्राजील के साथ भी बातचीत को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया है और अगर ये तीनों समझौते तय समय में पूरे हो जाते हैं तो भारतीय कंपनियों और एक्सपोर्टर्स के लिए नॉर्थ अमेरिका से लेकर लैटिन अमेरिका तक नए बाजारों में पहुंच आसान हो सकती है। इसी बीच न्यूजीलैंड के साथ हाल ही में फाइनल हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी काम चल रहा है। पीयूष गोयल का कहना है कि कोशिश यही है कि इसे कागजों में पड़ा न रहने दिया जाए, बल्कि 2026 के अंदर ही लागू कर दिया जाए। यानी भारत की कोशिश साफ है, बातचीत लंबी खींचने के बजाय डील पूरी करो और व्यापार शुरू करो। अब जरा तुर्की का हाल देखिए। एर्दोगान दुनिया को ओटोमन एम्पायर के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन अपने देश की करेंसी तक नहीं संभल रही। और मैं मजाक नहीं कर रहा। तुर्किश लीरा जिस तेजी से गिर रही है, वहाँ के लोगों का अपनी ही करेंसी से भरोसा उठता जा रहा है। टूरिस्ट से कहा जा रहा है, लीरा छोड़ो, डॉलर में पेमेंट करो, यूरो है तो यूरो दे दो। हालत समझ रहे हैं? अपने देश में बिजनेस करने वाला आदमी अपनी ही करेंसी लेने से बच रहा है, क्योंकि उसे डर है कि आज जो पैसा हाथ में आया है कुछ समय बाद उसकी कीमत और कम हो जाएगी। और लीरा कितनी बुरी तरह गिरी है, उसके आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। 2008 में $1 करीब 1.25 लीरा का था। आज $1 के लिए करीब 47 लीरा देने पड़ रहे हैं। अब इसे रुपए में समझिए, क्योंकि तब तस्वीर और साफ दिखाई देगी। 2010 में एक तुर्किश लीरा की कीमत करीब 30 रुपए थी। आज वही लीरा लगभग 2.3 रुपए के आसपास रह गई है। यानी कभी रुपए से बहुत आगे चल रही लीरा आज तेजी से उसके करीब आती जा रही है। और जिस रफ्तार से गिरावट चल रही है, अगर हालात नहीं संभले तो आगे तस्वीर और खराब हो सकती है। सबसे बड़ी बात, सरकार ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, ऐसा भी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीरा को संभालने के लिए अरबों डॉलर के गोल्ड रिजर्व और दूसरे एसेट्स तक इस्तेमाल किए गए, लेकिन लीरा है कि संभलने का नाम ही नहीं ले रही। अब इसका नुकसान किसे हो रहा है? एर्दोगान को नहीं, सीधा आम आदमी को। मान लीजिए किसी तुर्की नागरिक ने सालों मेहनत करके लीरा में पैसा बचाया, लेकिन करेंसी लगातार गिरती रही और महंगाई बढ़ती रही, तो बैंक में रकम वही दिखाई देगी, लेकिन उस रकम से खरीदा जाने वाला सामान कम होता जाएगा। इसी डर की वजह से लोग डॉलर और यूरो में सेविंग करना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं। होटल वाले हों, टैक्सी ड्राइवर हों या टूरिस्ट से पैसा लेने वाले दूसरे बिजनेस, कई जगह विदेशी करेंसी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है और ऊपर से महंगाई भी 30% के पार बताई जा रही है। अब तुलना के लिए भारत को देखिए, यहाँ भी रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन तुर्की में समस्या सिर्फ करेंसी गिरने की नहीं है, समस्या उसकी स्पीड है। लीरा गिर रही है, महंगाई ऊपर है, लोग विदेशी करेंसी में बचत करना चाहते हैं।